Jai Hind Defense asks, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So as you know, बांग्लादेश की फॉर्मेशन को 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इस चीज को बांग्लादेश में काफी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बांग्लादेश को लिबरेट कराने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश इन डिटेल एंड देन वी विल कवर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन फ्रॉम द लेक्चरेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान दो पार्ट्स में बना। बीच में था इंडिया, एक साइड था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी साइड था ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो है आज का बांग्लादेश। जब देखो पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से 1947 में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नेंस में ईस्टर्न पाकिस्तान को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सका। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि ईस्टर्न पाकिस्तान पहले कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिशर्स की और पाकिस्तान बनने के बाद कॉलोनी बन गया वेस्ट पाकिस्तान की। ईस्ट पाकिस्तान में आज के बांग्लादेश में, यानी आज के बांग्लादेश में काफी ज्यादा जूट प्रोडक्शन होती थी, बट उस जूट प्रोडक्शन से जो बेनिफिट होता था, जो फायदा होता था, उससे वेपन्स को परचेज किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज का यूज सबसे ज्यादा था, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने उर्दू को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई। जैसे फेमाइन आया ईस्टर्न पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेजेस नहीं दिए, कोई राहत नहीं प्रोवाइड की लोगों को, ना ही उनको कोई किसी किस्म की हेल्प दी गई। फिर पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, उनको लगा हमारे कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है, एंड जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी बढ़ती चली गई। उस नाराजगी को एड्रेस करने के लिए जो उस टाइम के रूलर थे पाकिस्तान के, यानी डिक्टेटर याहा खान, उन्होंने कहा हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन शॉकिंग बात यह है, 1970 की बात कर रहे हैं हम, यानी पाकिस्तान को बने ऑलमोस्ट 23 इयर्स पूरे हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एक बार भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए। जबकि देखो इंडिया में 1970 आते आते 4 से 5 बार इलेक्शन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके थे। इससे यह पता चलता है कि डेमोक्रेसी किस तरह स्ट्रांग हुई है इंडिया में और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे शुरू से ही पिछड़ गई। मिलिट्री रूलर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया पाकिस्तान में। जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं उनकी नाराजगी बढ़ गई और जो रूलर थे उन्होंने कहा इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। इलेक्शन में दो रूलर्स आमने सामने आए। ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजिबुर रहमान, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फादर, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान की ऑटोनॉमी देने की बात काफी जोरों शोरों से उठा रहे थे। यानी ईस्टर्न पाकिस्तान में एक जो मूवमेंट चल रही थी, ईस्टर्न पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी जाए, उसमें सबसे मेजर रोल इनका था कि ईस्टर्न पाकिस्तान की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो इकोनॉमी में और वो लीड करे हर जगह। तो जो शेख मुजिबुर रहमान है, उनके द्वारा जो इलेक्शन थे ना, तो जबकि इलेक्शन में इनके सामने जो वेस्टर्न पाकिस्तान में थे वो थे जुल्फिकर अली भुट्टो। ये बेंजुमर जो भुट्टो है उनके फादर थे। और इलेक्शन रिजल्ट आता है और शेख मुजिबुर रहमान के फेवर में आता है। उन्होंने उस इलेक्शन में आउट ऑफ 167 सीट्स हासिल की ईस्टर्न पाकिस्तान में, जबकि जुल्फिकर अली भुट्टो जो भुट्टो थे उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में 88 सीट्स जीती आउट ऑफ 144। तो रिजल्ट के हिसाब से शेख मुजिबुर रहमान को लीडर बनाना चाहिए था, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो क्या हुआ, जो रूलर थे, कौन रूलर थे, याहा खान, उनको लगा कि इन दोनों ने मिलके कोई उनकी कोई साजिश है। मतलब उनको लगा कि इन दोनों का कोई बड़ा वो है, कॉन्स्पिरेसी है याहा खान के अगेंस्ट। तो याहा खान ने क्या किया, इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर दिया और शेख मुजिबुर रहमान को किसी सीक्रेट प्लेस में बंद कर दिया, हाइड कर दिया वेस्टर्न पाकिस्तान में, जिसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया। लेकिन जैसे ही ऐसे हुआ, पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग जो है वो
भड़क गए, तो ईस्टर्न पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए और सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई। बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो शेख मुजीबुर रहमान विनर थे, बट उनको तो जेल में डाल दिया गया। तो इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के फॉलोअर्स ने एक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया एक्साइल में, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी। और पाकिस्तान ने ऐसा दिखाया जैसे सिविल वॉर शुरू हो गई हो पाकिस्तान में। बट देखो, एक्चुअल में ये सिविल वॉर नहीं थी। जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये सिविल वॉर बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक तरह का क्या था, ये एक तरह का जीनोसाइड था। क्यों जीनोसाइड था? तो उसी टाइम पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईस्टर्न पाकिस्तान में, और ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। और ये ऑपरेशन बंगाली नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए शुरू किया गया था। बट देखो, इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री ने हद अत्याचार किए। मतलब जितने भी भयानक एट्रोसिटीज हो सकती थी उन्होंने की, जैसे रेप, लोगों को जिंदा जला देना, पूरे के पूरे गांव को जलाना। इस तरह के अत्याचार पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा किए गए। सो ये था सो कॉल्ड ऑपरेशन सर्चलाइट। तो सर्चलाइट के दौरान ये पूरी तरह से जीनोसाइड था, ना कि सिविल वॉर था, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिखाना चाह रही थी। अब जब बांग्लादेश में लोगों पर इतने अत्याचार होने लगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? तो लोगों को अपनी जान बचाना जरूरी समझा लोगों ने, तो लोग जो है वो भाग के इंडिया की तरफ आने लगे। तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, बहुत सारे लोग भागकर इंडिया में आ गए अपनी जान बचाने के लिए, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान में तो लोगों को मारा जा रहा था, और भागकर इंडिया आएंगे तो ही उनकी जान बचेगी। और वो भी बड़े नंबर्स में आने लगे रेफ्यूजीज इंडिया में। और देखो, इंडिया की पॉलिसी रिफ्यूजी के मामले में हमेशा से लिबरल रही है। जैसे श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान, तिब्बत से भी रिफ्यूजीज इंडिया में आते रहे हैं, और रिफ्यूजीज के मामले में इंडिया ने अपनी पॉलिसीज को हमेशा लिबरल रखा है। तो उस टाइम जब ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था, तो अराउंड 10 लाख रिफ्यूजीज इंडिया में आ चुके थे अपनी जान बचाने के लिए। कैंप्स को इस्टेब्लिश किया गया, इवन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा तक कैंप को इस्टेब्लिश किया गया। मींस आप देख सकते हो कितने लार्ज नंबर में लोग जो हैं वो आए थे। क्योंकि देखो, अगर वेस्ट बंगाल तक कैंप्स इस्टेब्लिश होते तो इतना जो है इतना शॉक नहीं लगता, बट मध्य प्रदेश तक कैंप इस्टेब्लिश हुए तो पक्का पॉपुलेशन जो है ज्यादा नंबर में आई होगी। तो लेकिन अब जो रिफ्यूजीज का बर्डन था वो कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ने लग गया इंडिया की। ऐसा तो था नहीं कि इंडिया जो है उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्री थी और इंडिया जो है काफी रिच थी जो इंडिया संभाल लेगी। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री थी, तो इंडिया की गवर्नमेंट पर बर्डन आ गया था रिफ्यूजीज की फूडिंग का। तो अत्याचार पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी और इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा था। लेकिन इंडिया ने शुरू में फिर भी कुछ नहीं बोला और कहा आपका इंटरनल मैटर है, आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए। लेकिन रिफ्यूजीज इंडिया में ना आ पाए। लेकिन पाकिस्तान की पाकिस्तान है ना, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया पर ये चार्जेस लगाए कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर ईस्टर्न पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है क्या हुआ कि उसके बाद जो ये रॉ का मेन रोल आता है यहाँ पे। जो इंडिया की रिसर्च एनालिसिस विंग है, इंडिया की खुफिया एजेंसी है। रॉ देखो 1962 चाइना के साथ जो हमारी हार हुई थी उसके बाद इस्टेब्लिश की गई थी, सो दैट इंफॉर्मेशन निकाली जा सके कि चाइना में क्या चल रहा है इंडिया को लेकर। उसी इंफॉर्मेशन से इंडिया की गवर्नमेंट को जो है, पहले जब क्या हुआ था कि जब वॉर चल रही थी ना, जो सीनो वॉर जब शुरू हुई थी इंडिया की चाइना के साथ, तो इंडिया को पता ही नहीं चला कि जो है वो टेंशन्स हो गई है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इंडिया की गवर्नमेंट को कि वॉर शुरू हो गई है। उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो उसके बाद ये एक एजेंसी को जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो फिर हमें लगा, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनको लगा कि भाई हमें खुफिया जो एजेंसी है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट हमें पता चल सके कि दूसरी कंट्री हमारे अगेंस्ट क्या प्लान कर रही है। तो फिर क्या हुआ कि रॉ इस्टेब्लिश हुई। तो रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान जो है वो लार्ज नंबर्स में वेपन कलेक्ट कर रहा है, और उस टाइम पे पाकिस्तान एंड चाइना की फ्रेंडशिप भी काफी स्ट्रांग हो रही थी। क्यों? इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मींस हमारी जो है चाइना के साथ वॉर हुई थी, हमारे पाकिस्तान के साथ टाइज अच्छे नहीं थे, तो दोनों हमारे दुश्मन, और हमारे दुश्मन जो है वो दोस्त बन गए। उसके बाद 1960s में पाकिस्तान ने चाइना को सक्षम वैली दे दी थी। ये वैली जम्मू एंड कश्मीर में आती है। ये स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है।
और इंडिया को यह भी डाउट था कि कहीं 1965 की तरह पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर ना स्टार्ट कर दे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ईस्टर्न पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुक्ति बननी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट कराने के लिए ये आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पाकिस्तान की आर्मी का सामना कर रही थी। पाकिस्तान का जो आर्मी है उनको जवाब दे रही थी काफी स्ट्रांगली। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को वेपन एंड ट्रेनिंग देनी शुरू की। शुरू में तो हमारी बीएसएफ के द्वारा ट्रेनिंग, वेपन एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए गए, लेकिन बाद में आर्मी ने मुक्ति बननी को ट्रेन करना शुरू किया और मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाना स्टार्ट कर दी। लेकिन देखो इंडिया ने अभी तक भी डायरेक्टली जो है वो इंटरफेयर नहीं किया था। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने डायरेक्टली जो है इंटरप्ट नहीं किया। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, वो दुनिया भर में जा जाके कंट्रीज में बोल रहे थे कि देखो पाकिस्तान अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा है और इसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है। बिकॉज लार्ज नंबर्स में रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं। जो इंडिया के मिनिस्टर्स हैं इन्होंने अदर कंट्रीज को ये बात बोली कि आप लोग प्लीज पाकिस्तान को प्रेशराइज कीजिए सो दैट पाकिस्तान अपने इश्यूज को सॉल्व करे। देखो इंडिया डायरेक्टली एक्शन इसलिए भी नहीं लेना चाहता था, उसके भी रीजंस है। एक तो देखो अप्रैल में टेंशन होना शुरू हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसा कहा जाता है कि हम अप्रैल में रेडी नहीं थे। तो ऐसा क्यों, अप्रैल में हम रेडी क्यों नहीं थे? हम अप्रैल में रेडी इसलिए नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ने के लिए जो सैम मोनिक्शा उस टाइम पे आर्मी चीफ थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया कि अप्रैल के बाद मॉनसून आएगा बांग्लादेश में और बांग्लादेश की लैंड उस टाइम में काफी दलदली हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए राइट टाइम का वेट करना काफी जरूरी है सो दैट हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ सके। और राइट टाइम का वेट किया भी गया और विंटर में वॉर शुरू की गई। जो अप्रैल से दिसंबर के बीच का टाइम है ना, वो टाइम यूटिलाइज किया गया किन के द्वारा, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, दुनिया भर को ये दिखाने के लिए कि देखो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास तो काफी पेशेंस है, हम काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मसले को सॉल्व करे, लेकिन पाकिस्तान अपने इशू को सॉर्ट आउट कर ही नहीं रहा। और विंटर्स में फिर क्या हुआ, वॉर शुरू हो गई। एक और रीजन था कि विंटर्स में हिमालय पर बर्फ जो है वो जम जाएगी, तो चाइना की जो आर्मी है वो हिमालयास को क्रॉस कर कर आ नहीं पाएगी और वो पाकिस्तान को, और जो चाइना की आर्मी है वो हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकेगी। देखो जब रिफ्यूजीज लगातार इंडिया में आ रहे थे ना, तो इंडिया दूसरी कंट्री को कह रहा था कि आप सब पाकिस्तान पर प्रेशर डालिए इशू सॉर्ट करने के लिए। आपको पता है यूएसए ने क्या बोला उस टाइम पे? यूएसए ने ऐसा बोला कि आप रिफ्यूजीज को वापस भेज दीजिए पाकिस्तान में। और इसका जवाब इंदिरा गांधी ने काफी बड़ी, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से दिया और बोला कि यूएसए आप ये बताओ कि अगर हिटलर ज्यूज पे अत्याचार कर रहा था और ज्यूज जर्मनी से भागकर दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, क्या तब भी आप ज्यूज को यही बोलते कि आप वापस जाइए जर्मनी में सो दैट हिटलर उन पर अत्याचार कर सके? तो हम भी रिफ्यूजीज के, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं, उनको वापस नहीं भेजेंगे, हम उन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। देखो यूएसए तो पाकिस्तान का दोस्त था, तो वो पाकिस्तान के फेवर में ही बोलता। इवन जो है चाइना भी पाकिस्तान का दोस्त था। तो ये तीनों कंट्रीज के एक्सेस एमर्ज होके आ रहे थे। तब इंडिया ने अदर कंट्रीज को बताया कि जीनोसाइड किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों पर। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे ना, इन्होंने इलेक्शन, इनकी क्या गलती थी, इन्होंने इलेक्शन की जो रिजल्ट था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मांग की, तो इसकी वजह से उनके ऊपर जीनोसाइड किया जा रहा था। तो ये बात इंडिया ने वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज को बताई। देखो यूएसए, चाइना एंड पाकिस्तान की एक्सेस का सामना करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया। इंडिया यूएसएसआर से वेपन परचेज कर रहा था। वैसे देखो यूएसएसआर के वेपन बेस्ट तो नहीं थे, लेकिन जब यूएसएसआर से इंडिया को वेपन जो देता था तो वो उसके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं करता था, बहुत सारी कंडीशन नहीं लगाता था, टेक्नोलॉजी भी देता था। तो इसलिए इंडिया यूएसएसआर से काफी वेपन्स परचेज किया करता था। तो सिचुएशन ये थी, एक साइड पाकिस्तान, यूएसए, चाइना और दूसरी तरफ इंडिया प्लस यूएसएसआर। और यूएसएसआर एंड चाइना के बीच उस टाइम रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। 1960 में चाइना एंड यूएसएसआर के बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई थी। इसके बीच टेंशन भी थी और टेंशन का एक और रीजन था। क्या रीजन था? कम्युनिज्म का जो मॉडल था दोनों कंट्रीज में अलग था।
इसलिए पाकिस्तान, चाइना प्लस यूएसए का सामना करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया। यूएसएसआर को भी इंडिया की आवश्यकता थी बिकॉज कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसएसआर को भी फ्रेंडली कंट्रीज की जरूरत थी और इंडिया के फॉर्म में उन्हें अच्छा दोस्त मिल गया और वेपन इंडिया यूएसएसआर से परचेज कर ही रहा था, यूएसएसआर को भी रेवेन्यू मिल रहा था, तो यूएसएसआर को इंडिया से व्हीट भी मिल रही थी। ये रीजंस थे कि यूएसएसआर ने भी इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करना जरूरी समझा। वॉर एक्चुअली कैसे शुरू होती है? ईस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान ने शेलिंग स्टार्ट कर दी। इंडियन आर्मी ने भी शेलिंग का जवाब दिया और रिफ्यूजीज जो भागकर आ रहे थे उनको कवर फायर दी। इंडियन आर्मी ने यानी उनको बचाया गया फायरिंग से। बाद में ये धीरे धीरे फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गया। दोनों फ्रंट्स पर वॉर शुरू हो गई। इंडिया ने दोनों फ्रंट्स पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ईस्टर्न पाकिस्तान में एंटर कर गई इंडियन आर्मी बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए और ये मंथ था दिसंबर का और पाकिस्तान को लग रहा था कि वॉर शुरू हो गई है। तो उससे वो क्या हुआ, तो उनको लगा यूएसए एंड चाइना उनकी हेल्प करेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। हालांकि यूएसए ने अपनी 7 फ्लीट शिप को भेजा भी था, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही यूएसए की 7 फ्लीट की शिप पास पहुंची बंगाल की खाड़ी में, यूएसएसआर ने भी अपनी एक शिप रवाना कर दी। फिर जो है अगर उन्होंने बोला कि अगर यूएसए इन्वॉल्व होगा इंडिया पाकिस्तान वॉर में तो हम भी इन्वॉल्व होंगे, यूएसएसआर ने ऐसा कहा, तो यूएसए को डर लग गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्वॉल्व हुए तो हमारे डायरेक्ट जो है वॉर शुरू हो जाएगी यूएसएसआर के साथ और यूएसए उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। यूएसए का शिप आ तो गया लेकिन यूएसए की शिप ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। वैसे भी यूएसए उस टाइम वियतनाम वॉर में फंसा हुआ था तो यूएसए ने ज्यादा बर्डन लेना जरूरी नहीं समझा और जब इंडियन आर्मी ने एंटर किया ईस्टर्न पाकिस्तान में तो इंडियन आर्मी का स्वागत किया गया लोकल लोगों के द्वारा बिकॉज उनको पता था इंडियन आर्मी उनकी हेल्प करने के लिए आई है। प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई और उसको लीड किया गया सैयद नजरुल इस्लाम के द्वारा बिकॉज शेख मुजिबुर रहमान जेल में थे वेस्टर्न पाकिस्तान में। देखो वॉर चल ही रही थी तो जो जनरल जैकब थे ना वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी और हम तो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर ढाका के नज़दीक जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का रीजनल हेडक्वार्टर था ना, हम वहां पर पहुंचे तो हमें बार बार फोन आ रहे थे कि अब जल्दी से बांग्लादेश को लिबरेट करा दीजिए, कुछ एक्शन लीजिए वरना फिर से सीज फायर शुरू हो जाएगी 1940 साइन हो जाएगी 1948 की तरह और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जनरल जैकब के द्वारा ये बताया गया कि उनको बार बार फोन आ रहे थे। तो जनरल जैकब पहुंचे पाकिस्तान आर्मी के रीजनल हेडक्वार्टर में जो था ढाका में और जनरल जैकब ने सीधा सरेंडर का प्रपोजल का लेटर रख दिया पाकिस्तान जनरल के टेबल पर और बोला आपके पास 30 मिनट्स है, अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो हम आपकी जान बचाएंगे लोकल लोगों से बिकॉज लोकल लोगों में काफी नाराजगी थी बहुत ज्यादा पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी का मोराल भी काफी डाउन था क्योंकि वो अपने ही लोगों से लड़ रहे थे। तो जनरल जैकब ने कहा आप सरेंडर का प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए या फिर वॉर के लिए रेडी हो जाइए। वैसे देखो एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, देखो उस टाइम पे ढाका सिटी में पाकिस्तान के अराउंड 26 से 27 हजार सोल्जर्स थे और पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान में 90,000 सोल्जर्स थे और ढाका के करीब इंडियन आर्मी के आपको पता है कितने सोल्जर्स थे? सिर्फ 3,000। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जनरल को ये बात पता ही नहीं थी, उनको ये बात पता ही नहीं थी, क्या नहीं पता थी कि इंडियन आर्मी के इतने कम सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान जनरल को ये लगा जैसे इंडियन आर्मी ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया तो ढाका सिटी को और उनके पास बचने का कोई सोर्स नहीं है जबकि इतने सोल्जर्स इंडियन आर्मी के तो थे ही नहीं। वो अलग बात है कि रेनफोर्समेंट फोर्स आने वाली थी बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान जनरल के पास एंड आफ्टर 30 मिनट्स ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गए। पाकिस्तान के जो जनरल थे आर्मी जनरल। सो वर्ल्ड में देखो पहली बार ऐसा हुआ था कि 90,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया और इसके साथ एक न्यू कंट्री की फॉर्मेशन होती है बांग्लादेश। तो जो है हम एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीजन थे कि जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान हारी और इंडिया ये वॉर जीत गई। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के कंपैरिजन में सुपीरियर थी। सेकंड जो है रीजन वो है रॉ ने काफी अच्छा काम किया और पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन निकाली। थर्ड जो है पाकिस्तान आर्मी का मोराल काफी डाउन था बिकॉज दे वर फाइटिंग विद देयर ओन पीपल।
फोर्थ जो है मुक्ति बननी, जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारे लोकल रूट्स को अच्छे से जानती थी, उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की इंडियन आर्मी की। उसके बाद ना ही यूएसए ना ही चाइना जो है डायरेक्टली सपोर्ट कर पाया पाकिस्तान को, जबकि यूएसएसआर ने इंडिया के एफर्ट्स को पूरी तरह सपोर्ट किया। सिक्स जो है कंट्री काफी यूनिफाइड थी, मींस इंडिया जो है वो इंडिया के लोगों के जो इमोशन थे वो बांग्लादेश के लोगों के इमोशन के साथ थे उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की लीडरशिप जो काफी स्ट्रांग थी। जो रिचर्ड निक्सन है ना, यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने इंदिरा गांधी को काफी प्रेशराइज किया था कि आप वॉर रोक दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने यूएसए के प्रेसिडेंट की एक नहीं सुनी। इंदिरा गांधी ने उनका जवाब भी दिया और जो है ये वॉर भी जीत ली। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक जो शिमला एग्रीमेंट है वो साइन होता है। देखो इंडिया ये युद्ध जीत चुका था, 90,000 सोल्जर्स अभी इंडिया में थे जिन्होंने सरेंडर किया था। इन सोल्जर्स को इंडियन गवर्नमेंट खिला रही थी, पिला रही थी, उसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा था। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था और आगे भी इंडिया को जो है खतरा था कि पाकिस्तान वॉर की कोशिश करेगा। लेकिन फिर उसके बाद इंटरनेशनल एक्टर्स को जो है वो पाकिस्तान इन्वॉल्व भी कर सकता था फ्यूचर में। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। यूएसएसआर भी चाहता था इंडिया अब एग्रीमेंट साइन कर ही ले पाकिस्तान के साथ। यूएसएसआर ने भी अपनी एड भेजना जो है वो एक तरह से बंद कर दिया था। पहले यूएसए ने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू उठाया था कि मतलब जो इंडिया वॉर कर रही है पाकिस्तान जो बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए, लेकिन यूएसएसआर ने अपनी वीटो पावर को यूज किया और फिर बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी काफी प्रेशराइज कर रही थी इंडिया को। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो है वो शिमला एग्रीमेंट साइन होता है। तो क्या हुआ आपको पता है, जो जुल्फिकर भुट्टो है जब इंडिया में आए और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी के बीच में बातचीत हुई और फिर शिमला में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। वैसे उस टाइम पर एक फेमस डिप्लोमेट थे डीपी धार जो कि कश्मीर के थे। उन्होंने पूरा जोर लगाया था कि अभी पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स इंडिया के पास हैं, क्यों ना हम उनको पाकिस्तान को मजबूर करें और सारे इशू सॉर्ट आउट कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर इशू। लेकिन जुल्फिकर भुट्टो उन्होंने एक बात बोली इंदिरा गांधी को, अगर आप चाहते हो कि मैं कश्मीर आपको दे दूं एग्रीमेंट में तो फिर मैं वापस पाकिस्तान में जा नहीं पाऊंगा। तो इंदिरा गांधी को लगा कि प्रैक्टिकल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं अभी जुल्फिकर भुट्टो के साथ और इश्यूज को बाकी इश्यूज को साइड में रखते हैं। तो जो बातें डिसाइड हुई शिमला एग्रीमेंट में वो इस प्रकार से थी कि ताशकंद एग्रीमेंट जो प्रॉमिस किया गया था उसे आगे लेके जाया जाएगा। सेकेंड, जो भी इश्यूज इंडिया पाकिस्तान के बीच में होंगे वो बायलैटरली सॉल्व किए जाएंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, मींस कोई थर्ड पावर इन्वॉल्व नहीं करेगी। बायलैटरल इश्यूज में वैसे तो शिमला एग्रीमेंट फेल ही हो गया। देखो अभी भी कुछ भी होता है ना हमारा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान कभी यूएसए के पास जाता है, कभी कहीं जाके रोता है कि हमारी मीडिएशन करा दो कश्मीर इशू पे। मींस पाकिस्तान तो शिमला एग्रीमेंट को मानता ही नहीं। और इसके बाद बोला गया एग्रीमेंट में कि पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करे और इसके बाद जो टोटल 93,000 सोल्जर्स थे पाकिस्तान के इंडिया में उनको छोड़ दिया गया। ये सब बातें निकल कर आई थी शिमला एग्रीमेंट में। सो ये था पूरा कहानी कैसे बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन फ्रॉम द लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। सो जो इंडिया के लिंक है बांग्लादेश के साथ, दे आर सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, देयर इज मच मोर दैट यूनाइट्स द टू कंट्री। एक तो शेयर हिस्ट्री, कॉमन हेरिटेज, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर टाइज, पैशन फॉर म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्ट। इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था और इस्टेब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो हिस्टोरिकल लीगेसी ऑफ कॉपरेशन एंड सपोर्ट को जो है शेयर करता है ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम बंगाली पॉलीमैथ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं। दोनों कंट्रीज जो है वो मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, जैसे आर्मी की संप्रीति, नेवी की मिलान। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर करती है 4096.7 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विच इज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर विद एनी ऑफ इट्स नेबर। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो फोर्स में आया था जून 2015 में आफ्टर फॉलोइंग द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन।
उसके बाद कॉपरेशन ओवर रिवर्स पे बात कर लेते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश 54 कॉमन रिवर्स को शेयर करती है। एक बायलैटरल जॉइंट वेंचर कमीशन जो है दैट हैज बीन वर्किंग सिंस जून 1972 सो दैट लाइजन मेंटेन किए जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स फ्रॉम कॉमन रिवर सिस्टम। अगर इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। इंडिया का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19 के बीच में 9.21 बिलियन डॉलर था और इंपोर्ट जो था बांग्लादेश का मतलब जो उनकी तरफ से था वो था कितना 1.22 बिलियन डॉलर। बांग्लादेश जो है वो अप्रिशिएट करता है इंडिया का ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स को दिया हुआ है अंडर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सिंस 2011। उसके बाद कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों कंट्रीज जॉइंटली इनॉग्रेट मतलब दोनों कंट्रीज ने जॉइंटली इनॉग्रेट की थी न्यूली रीस्टोर्ड रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबरी इंडिया में जो है और चिल्हाटी जो बांग्लादेश में है। और उसके बाद जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड वो भी साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज ने जो है वो अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन जो BBIN दैट इज बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल का जो इनिशिएटिव है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए उसको फर्दर मूव करने के लिए जो है वो दिखाए मतलब कि वो लोग दोनों कंट्रीज करेंगे मिलके ये एक सिग्नल दिया। उसके बाद अगर पावर सेक्टर में कॉपरेशन की बात की जाए तो बांग्लादेश करंटली इंपोर्ट करता है इंडिया से 1160 मेगावाट ऑफ पावर। ओके, पार्टनरशिप ऑन मल्टीलेटरल फोरम्स की अगर बात करें तो इंडिया ने बांग्लादेश को थैंक किया था फॉर सपोर्टिंग इंडिया इन इट्स इलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों कंट्रीज जो है वो जॉइंटली काम कर रही है टुवर्ड्स अचीविंग द रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मींस जैसे क्लाइमेट को कॉम्बैट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अटेन करना और माइग्रेंट्स की जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। तो जो दोनों कंट्रीज है वो सार्क और बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जो है पार्टनर्स हैं। तो दोनों कंट्रीज का मानना है कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी मेजर रोल प्ले कर सकती है साउथ एशिया को आगे बढ़ने में। Now let's discuss the Indian Prime Minister Narendra Modi visited Bangladesh on 26th and 27th March 2021 to join the celebration of Golden Jubilee of the independence of Bangladesh जो कि birth cemetery थी of father of the nation Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman and 50 years of establishment of diplomatic relation between India and Bangladesh occurred in 2021। मार्च 2021 में इंडिया ने कॉन्फर्ड किया गांधी पीस प्राइज 2020 टू शेख मुजिबुर रहमान। बांग्लादेश जो है इंडिया की वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंडिया और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर जो है वो 4096.7 किलोमीटर्स है। लेटेस्ट अपडेट्स की बात कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के। इंडिया और बांग्लादेश ने मार्क किए हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 2021। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो हुई थी बांग्लादेश में इन मार्च 2021 तो उसमें फॉलोइंग मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था। एक तो MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलियंस एंड मिटिगेशन। अदर वाज मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड NCC ऑफ इंडिया। MOU साइन हुआ था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। उसके अलावा ट्रीपैट्राइट MOU ऑन सप्लाई ऑफ ICT इक्विपमेंट कोर्सवेयर एंड रेफरेंस बुक्स एंड ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश भारत डिजिटल सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर। Tripartite MOU for establishment of sports facilities at Raja Shahi College Field and surrounding areas। इंडिया और बांग्लादेश के दोनों के PMs ने इनॉग्रेट किया या फिर कहीं अनाउंस की फॉलोइंग चीज़। रिलीज ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्टैम्प्स टू कमोमरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज। एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेमोरियल में, किसके मेमोरियल में, एट अशुगंज ब्रह्माबरिया। ये जो है ऑनर किया गया जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स मार्टियर्ड हुए थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। रूपपुर पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन को लेट डाउन किया गया और इसमें 5 पैकेजेस थे। अमीन बाजार जो कि कोलिकायर, रूपौर ढाका, रूपौर गोपालगंज, रूपौर धरमाई, रूपौर बोगरा। अदर देन दैट 3 बॉर्डर हाट्स को इनॉग्रेट किया गया। नालिकता से सैदाबाद जो कि बांग्लादेश में, रैनकू से बगनबेरी, उसके बाद भोलागुंज से भोलागुंज लाइक वन भोलागुंज इज इन लाइक इंडिया से लेके बांग्लादेश। एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस को शुरू किया गया मिताली एक्सप्रेस जो कि इनॉग्रेट की गई थी जिसने ढाका को
और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका रूट को कवर किया। दोनों साइड्स ने अनाउंस किया टू लिंक द हिस्टोरिक रोड बिटवीन मुजीबनगर एंड नदिया, इसको जो कि क्या बोला गया, शदनी होता सड़क बोला गया। अब जो है इंडिया बांग्लादेश के समिट की बात कर लेते हैं जो 2020 में हुआ। सी उसके की फैक्टर्स क्या थे। हेल्थ सेक्टर में हमारा कोविड-19 पैंडमिक जो इंडिया ने एश्योर किया बांग्लादेश को कि हम वैक्सीन देंगे, और इंडिया ने दी भी बांग्लादेश को अपनी नेबरिंगहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर। कोलैबोरेशन हुआ था थेरेपेटिकली एंड पार्टनरशिप हैज़ बीन प्रपोज बाय इंडिया फॉर कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया टू कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स इन बांग्ला लैंग्वेज। अदर देन दैट कल्चरल सेक्टर की बात करें, इंडिया ने ऑर्गेनाइज किए इवेंट्स, मुजीब बोर्ड शो विच इज़ द बर्थ सेनेटरी ईयर ऑफ बांग्लादेश फाउंडर प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान। एक कममेरेटिव पोस्टल स्टैम्प जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अनवील हुआ। ओके, उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पे भी बात हुई, उसके अलावा ट्रेड पे भी बात हुई, और क्या हुआ कि इंडिया जो है वो ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री बांग्लादेशी एक्सपोर्ट करेगा टू, लाइक बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा टू इंडिया अंडर द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिंस 2011। इट इज़ ऑलरेडी डूइंग इट। दोनों साइड्स ने जो कि मतलब ये जो साफ्टा है ये 2011 में हुआ था, और उसके बाद जो है इंडिया को फ्री एक्सेस दिया गया। दोनों साइड ने डिस्कस किया इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो हैम्पर करती है बांग्लादेश के डोमेस्टिक मार्केट को। एक जॉइंट स्टडी की गई फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एंटरिंग इनटू बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कनेक्टिविटी की बात करें तो रीस्टोर किए गए रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबारी इंडिया एंड चिलाहाटी बांग्लादेश वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय बोथ द नेशन। ट्रेन फैसिलिटीज ओपन हो गई। इंडिया और बांग्लादेश ने वेलकम किए कुछ इनिशिएटिव। साइन किया गया क्या, सेकेंड एडेडम टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। ट्रायल रन हुआ ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंडियन गुड्स फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला विया छत्रगाम। ऑपरेशनलाइज किया गया सोनामुरा टू धाउतु कंदी प्रोटोकॉल रूट अंडर PIWTT। बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को जो है वो ऑपरेशनलाइज करने का डिसीजन लिया गया विद अर्ली MOUs बिटवीन इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश, और भूटान टू बी गिवन अ लेटर डेट टू ज्वाइन। बांग्लादेश ने इंटरेस्ट दिखाया ज्वाइनिंग इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एज एन एड टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया टू अलाउ द कनेक्टिविटी फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मेघालय थ्रू बांग्लादेश टू मीट द ट्रेवल नीड्स अमिड द कोविड-19 सिचुएशन। दोनों नेशन ने जो है इनिशिएट किया टेम्पररी एयर ट्रैवल बबल। वाटर रिसोर्सेज की आपको बात पता ही है कि इंटरम एग्रीमेंट जो है फॉर शेयरिंग तीस्ता वाटर को डिस्कस किया गया, जहाँ पे बांग्लादेश रिट्रिएट करेगा द नीड फॉर एन अर्ली साइनिंग ऑफ द सेम। उसके अलावा अगर हम बात करें, इंटरम एग्रीमेंट हुआ ऑन द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ 6 जॉइंट रिवर्स नेमली मनु, महुरी, कोवाई, गुमती, धरला, दूधकुमार वाज आल्सो डिस्कस। खुशियार रिवर जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा, जहाँ पे MOU फॉर मॉनिटरिंग द विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स वो जो है वो डिसाइड किया गया, जिसको साइन करना अभी भी रहता है। एक्सपीडिशन में बात की गई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, मेत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। FOU ऑन द कॉपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर को साइन किया गया। ये कुछ जो है एग्रीमेंट्स है जो सक्सेसफुली साइन हुए इंडिया बांग्लादेश के बीच में। एक तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर वाला, दूसरा ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, दूसरा एक वो इक्विपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ गार्बेज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वाला। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश CO फोरम्स वो जो है वो हुआ। उसके बाद जो MOUs हुए, फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम ढाका बांग्लादेश और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के बीच में। MOU हुआ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, उसके अलावा जो है हमारे जो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए इन इंडिया बांग्लादेश समिट 2020। ब्यूटिफिकेशन हुआ और सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ इन राजाशाही सिटी। कंस्ट्रक्ट किया गया खालिशपुर कॉलेजिएट गर्ल्स स्कूल इन खुला। इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंटरनेशनल इशू क्या है, जैसे बांग्लादेश हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया के इलेक्शन के टाइम पे, UNSC के टाइम पे। दोनों नेशन सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, माइग्रेंट राइट प्रोटेक्शन। दोनों कंट्रीज जो है वो सार्क और बिम्स्टेक के मेंबर है। बांग्लादेश जो है चेयरमैन है किसका, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 2021 में। उसके बाद जो है ये हम कवर कर चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश के कॉन्फ्लिक्ट जोन कौन से हैं, एक तो इंसर्जेंसी, फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स अक्रॉस द बांग्लादेश बाउंड्री ड्यू टू अनस्टेबल कंडीशन इन बांग्लादेश, वाटर डिस्प्यूट। ओके, उसके अलावा क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट और शेयरिंग रिवर वाटर। क्या क्या इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में, आइस,
sugar, pulse, onion, engineering goods, chemical and pharmaceutical, accessories, cotton, sugar, fruits, onion, cereal, vehicle, ये सब। उसके अलावा दोनों जो कंट्रीज़ हैं, क्या इंडिया और बांग्लादेश सिग्नेटरी है साफ्टा के? तो इंडिया अलॉन्ग विद बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सब साफ्टा के जो है वो सिग्नेटरीज़ हैं। ओके, विजय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को टू कममेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी ओवर द पाकिस्तान आर्मी in the liberation war of Bangladesh, which was there in 1971. So that was all. Do like, share, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.